नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। बैंकों का स्वामित्व कॉर्पोरेट्स के अधीन करने के संदर्भ में एस&पी एवं आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने गंभीर चिंता व्यक्त की है। हाल ही में आरबीआई की पीके मोहंती समिति ने बड़े औद्योगिक घरानों और कॉर्पोरेट्स को बैंकों के प्रमोटरों के रूप में अनुमति देने की अनुशंसा की थी। इस अनुशंसा के तहत 15 वर्षों की दीर्घावधि तक प्रमोटरों की हिस्सेदारी पर ऊपरी सीमा को बैंक के पेड अप वोटिंग इक्विटी शेयर पूंजी के 15% के मौजूदा स्तर से 26% तक बढ़ाया जा सकता है। वर्तमान में बैंकिंग विनियमों ने निजी क्षेत्र के बैंकों के प्रमोटरों के लिए ये अनिवार्य कर दिया है कि वे 3 वर्ष के भीतर 40% या 15 वर्ष में 15% तक अपने स्वामित्व को कम कर सकते हैं। आइए जानते हैं समिति की इन अनुशंसाओं के उद्देश्य। इसका उद्देश्य है अधिक वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करना, बैंकिंग क्षेत्र में अधिक पूंजी का प्रवेश करना, पिछले 5 वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा जुटाए गए 70,883 करोड़ रुपए की तुलना में निजी क्षेत्र के बैंक बाजार से 1,15,328 करोड़ रुपए की कुल पूंजी जुटाने में सफल रहे हैं और साथ ही बैंकिंग के लिए प्रबंधन विशेषज्ञता, अनुभव और रणनीतिक निर्देशन प्राप्त होगा। हालांकि बड़े व्यवसायों को बैंकिंग लाइसेंस जारी करने से संबंधित कई मुद्दे भी हैं, जैसे ये बैंकों के कॉर्पोरेट स्वामित्व अंतर समूहों को ऋण देने, निधियों के अपयोजन यानी डायवर्जन और प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम को बढ़ावा दे सकता है। भारत में कमजोर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कारण इस मुद्दे का विस्तार हुआ है। इससे कुछ व्यापारिक घरानों में आर्थिक और राजनीतिक शक्ति के अधिक संकेंद्रण को बढ़ावा मिलेगा। अगली खबर न्यायपालिका से संबंधित है। 15 राज्यों में 27 ई लोक अदालतों का आयोजन किया गया, जिससे जून से अक्टूबर माह तक 2,51,000 मामलों का निपटान हुआ। कोविड महामारी की वजह से उत्पन्न विक्षोभपूर्ण अवधि में न्यायिक सेवा प्राधिकारियों ने वर्तमान स्थिति के साथ स्वयं को रचनात्मक रूप से अनुकूलित करते हुए लोक अदालत को वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आयोजित किया, जिसे ऑनलाइन लोक अदालत या ई लोक अदालत कहा गया है। ई लोक अदालतों में लोगों को उनके स्थान पर ही शिकायतों का निपटारा करके भारत के कानूनी परिदृश्य को परिवर्तित करने की क्षमता विद्यमान है। ये लागत प्रभावी भी होती है क्योंकि ये संगठनात्मक व्ययों की आवश्यकता को समाप्त करती है। आइए अब आपको बताते हैं लोक अदालत के बारे में। लोक अदालत की स्थापना वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र यानी अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म के तहत की गई है। इसके तहत न्यायालयों में लंबित विवादों या पूर्व मुकदमेबाजी चरण में फंसे मामलों को वादियों द्वारा बिना किसी व्यय के सौहार्दपूर्ण रीति से निपटाया जाता है। लोक अदालतों को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया है। इसमें सामान्यतः अध्यक्ष के रूप में एक न्यायिक अधिकारी और सदस्यों के रूप में एक अधिवक्ता और एक सामाजिक कार्यकर्ता शामिल होते हैं। ये पक्षों के बीच दीर्घकाल से लंबित मुकदमों को निपटाने के माध्यम से न्यायालय पर इन मुकदमों के बोझ को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनके निर्णयों को एक दीवानी न्यायालय का निर्णय माना जाता है और ये सभी पक्षों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होता है। साथ ही इसके निर्णयों के विरुद्ध किसी भी विधिक न्यायालय के समक्ष अपील नहीं की जा सकती है। अगली खबर पर्यावरण से संबंधित है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने परियोजनाओं के पर्यावरणीय मूल्यांकन में तीव्रता लाने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। नए दिशा निर्देशों में शामिल है न्यूनतम 15 दिनों में एक बार ईएसी यानी एनवायरमेंटल अप्रेजल कमेटी की बैठक का आयोजन सुनिश्चित करना, बैठक से 10 दिन पहले अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए गए सभी प्रस्तावों पर अवश्य विचार किया जाना चाहिए। हालांकि ऐसी चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं कि त्वरित स्वीकृतियां बेहतर पर्यावरणीय निर्णयों के दृष्टिकोण से उपयुक्त नहीं होती हैं और ये भी आवश्यक नहीं है कि इनसे उत्तम अर्थव्यवस्था सुनिश्चित होगी। नए दिशा निर्देशों का उद्देश्य औद्योगिक परियोजनाओं के पर्यावरणीय मूल्यांकन में तीव्रता लाना है। ये आकलन विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा किया गया है, जिसमें सरकार और बाहर के पारिस्थितिकी, वन्यजीव और पर्यावास संरक्षण के मामलों में प्रशिक्षित प्रतिनिधि शामिल होते हैं। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किसी योजना को स्वीकृति या अस्वीकृति के निर्णय के लिए समिति का परामर्श महत्वपूर्ण होता है। औद्योगिक परियोजनाओं, कोयला खनन, गैर कोयला खनन, नदी और जल विद्युत परियोजनाओं को स्वीकृति या अस्वीकृति के निर्णय के लिए अलग एनवायरमेंटल अप्रेजल कमिटीज होती हैं। आइए अब संक्षेप में पर्यावरण प्रभाव आकलन के बारे में जानते हैं।
EIA यानी पर्यावरण प्रभाव आकलन एक प्रस्तावित परियोजना या विकास के संभावित पर्यावरणीय प्रभावों के मूल्यांकन की एक प्रक्रिया है और ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 द्वारा सांविधिक रूप से समर्थित होती है। इसके अंतर्गत कई चरण शामिल हैं, जैसे कि प्रथम चरण में जांच की जाती है यानी स्क्रीनिंग। ये निर्धारित करने के लिए कि परियोजना के लिए EIA की तैयारी के लिए आगे पर्यावरणीय अध्ययन की आवश्यकता है या नहीं। श्रेणी B परियोजनाओं की जांच करना। इसके बाद स्कोपिंग यानी परिचर्चा। EIA रिपोर्ट की तैयारी के लिए सभी प्रासंगिक पर्यावरणीय चिंताओं को संबोधित करते हुए विचारार्थ विषय यानी टर्म ऑफ रेफरेंस निर्धारित करने की प्रक्रिया। सार्वजनिक परामर्श करना। मूल्यांकन यानी विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा आवेदन और अन्य दस्तावेजों की विस्तृत जांच करना। समिति आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है या परिवर्तनों के लिए सुझाव दे सकती है। अगली खबर इलेक्ट्रिक वाहनों से संबंधित है। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए एक पारितंत्र का निर्माण करने की दिशा में सरकार के प्रयास। सरकार विद्युत गतिशीलता यानी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए देश भर में लगभग 69,000 पेट्रोल पंपों पर कम से कम एक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग कियोस्क स्थापित करने की योजना निर्मित कर रही है। सरकार अगले 5 वर्षों में भारत को एक वैश्विक मोटर यान उत्पादन केंद्र बनाने और दिल्ली और मुंबई एक्सप्रेस वे पर एक हाईवे निर्मित करने की दिशा में अग्रसर है। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा अब तक कई कदम उठाए गए हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक वाहनों पर GST में 5% की कटौती की गई है। वाहन की लागत में से 2 या 3 पहिया वाहनों की बैटरी की लागत को कम करना, क्योंकि ये लागत का लगभग 30% होती है। भारत में फेम इंडिया योजना का शुभारंभ किया गया और सरकार ने उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI योजना के तहत EV क्षेत्र के लिए 51,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश निर्धारित किया है। इसरो ने स्वदेशी रूप से विकसित की गई लिथियम आयन बैटरी तकनीक का व्यवसायीकरण किया है। एक अनुमान के मुताबिक इलेक्ट्रिक वाहन शहरी केंद्रों में वायु प्रदूषण को कम करेंगे। साथ ही ये संभावना भी व्यक्त की गई है कि इसके द्वारा वर्ष 2030 तक 846 मिलियन टन तक निवल कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम करने और 474 मीट्रिक टन तेल की बचत की जा सकती है। अगली खबर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अफगानिस्तान में तत्काल युद्ध विराम का आह्वान किया है। भारत ने अरिया फॉर्मूले के तहत आयोजित UNSC बैठक में अफगानिस्तान में तत्काल व्यापक युद्ध विराम का आह्वान किया है। अरिया फॉर्मूला के तहत परिषद के सदस्यों के आग्रह पर अनौपचारिक रूप से बैठक आहूत की जाती है। भारत पड़ोसी देश अफगानिस्तान के संबंध में इसलिए चिंतित है क्योंकि अफगान शांति प्रक्रिया और नाटो या अमेरिकी गठबंधन सेना की समय पूर्व वापसी आतंकवादी नेटवर्क के लिए अवसर सृजित कर सकती है, जो अफगानिस्तान और भारत दोनों को अपना लक्ष्य बना सकता है। इससे पहले इस सप्ताह संयुक्त राज्य अमेरिका ने अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की संख्या में नाटकीय रूप से कटौती करने की घोषणा की थी। इस समस्या के समाधान के लिए भारत ने शांति और स्थिरता के लिए 4 आवश्यकताओं को प्रस्तावित किया था। इसके तहत भारत का मानना है कि प्रक्रिया अफगान नेतृत्व वाली और अफगान स्वामित्व में हो, आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता हो, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की जाए और साथ ही अफगानिस्तान के पारगमन अधिकारों का उपयोग देशों द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। आइए अब जानते हैं अफगान शांति प्रक्रिया के बारे में। फरवरी 2020 में तालिबान और अमेरिका ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसके अंतर्गत अमेरिका ने अपने सुरक्षा बलों को वर्ष 2021 के बीच तक वापस बुलाने के लिए सहमति व्यक्त की थी। इसके बदले में तालिबान अमेरिकी सेनाओं पर हमला नहीं करने और वार्ता करने के लिए सहमत हुआ था। समझौते में कैदियों की परस्पर रिहाई और अमेरिका द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध सूची से तालिबान के सदस्यों को हटाने के लिए UNSC में प्रस्ताव प्रस्तुत करना भी शामिल है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार ये चिंता भी व्यक्त की गई है कि तालिबान द्वारा अमेरिका को आश्वासन दिए जाने के बावजूद तालिबान द्वारा समर्थित अल-कायदा अफगानिस्तान में अभी भी सक्रिय है। आइए अब नजर डालते हैं कुछ संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण खबरों पर। नेगेटिव यील्ड बॉन्ड ये ऋण प्रपत्र यानी डेब्ट इंस्ट्रूमेंट हैं जो निवेशक को बॉन्ड के क्रय मूल्य से कम परिपक्वता राशि का भुगतान करने की पेशकश करते हैं। ये सामान्यतः केंद्रीय बैंकों या सरकारों द्वारा जारी किए जाते हैं
और निवेशक अपने धन को उधारकर्ताओं के पास रखने के लिए उन्हें ब्याज का भुगतान करते हैं। नकारात्मक यील्ड बॉन्ड तनाव और अनिश्चितता के समय निवेश को आकर्षित करते हैं, क्योंकि निवेशक अपनी पूंजी को महत्वपूर्ण क्षरण से बचाने का प्रयास करते हैं। हाल ही में चीन ने पहली बार नकारात्मक यील्ड बॉन्ड की बिक्री की है, जिसकी संपूर्ण यूरोप के निवेशकों में उच्च मांग दिखी है। राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति NCMC हाल ही में आसन्न चक्रवात की स्थिति की समीक्षा के लिए NCMC की बैठक आयोजित की गई थी। NCMC को एक प्राकृतिक आपदा के दौरान राहत उपायों और कार्यवाहियों के प्रभावी समन्वयन और कार्यान्वयन के लिए स्थापित किया गया था। ये गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती है और प्राकृतिक आपदा प्रबंधन प्रणाली का एक अभिन्न अंग है। NCMC आवश्यक समझे जाने पर संकट प्रबंधन समूह को दिशा निर्देश भी प्रदान करती है। इसकी अध्यक्षता मंत्रिमंडलीय सचिव द्वारा की जाती है और सभी संबंधित मंत्रालयों या विभागों के सचिवों के साथ साथ संबंधित संगठन समिति के सदस्य होते हैं। चक्रवात निवार। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने तमिलनाडु तट से दूर बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में एक चक्रवात के विकास का पूर्वानुमान जारी किया है। वर्ष 2018 में चक्रवात गाजा के बाद पिछले 2 वर्षों में तमिलनाडु तट को पार करने वाला ये दूसरा चक्रवात होगा। चक्रवात निवार का नाम ईरान द्वारा प्रस्तावित किया गया है और ये चक्रवात 110 किलोमीटर प्रति घंटा की गति प्राप्त कर सकता है। इसके लिए तमिलनाडु और पुडुचेरी को सतर्क किया गया है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद प्रशिक्षण और अधिगम शैक्षणिक संकाय विकास कार्यक्रम। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने उच्च शिक्षा संस्थानों के शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए 46 ऑनलाइन अटल शैक्षणिक FDPs यानी फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को प्रारंभ किया है। फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स का संचालन नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किया जाएगा। इससे IITs, NITs और IIITs जैसे प्रमुख संस्थानों में 1 लाख संकाय सदस्य लाभान्वित होंगे। मंगल गेल क्रेटर पर विशाल बाढ़। हाल ही में नासा के क्यूरियोसिटी रोवर द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों से स्पष्ट हुआ है कि लगभग 4 बिलियन वर्ष पूर्व मंगल के गेल क्रेटर से विशाल आकस्मिक बाढ़ उत्पन्न हुई थी। ये खोज ये संकेत देती है कि मंगल ग्रह बहुत समय पहले जीवन को बनाए रखने में सक्षम था। मेगा फ्लड या विशाल बाढ़ की घटना किसी उल्कापिंड के प्रभाव से उत्पन्न ऊष्मा का परिणाम हो सकती है, जिसने मंगल की सतह पर हिम को पिघला दिया था और विशाल तरंगों को उत्पन्न किया था। इस प्रकार की घटना 2 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर भी घटित हुई थी। गुरु तेग बहादुर जी का शहादत दिवस। गुरु तेग बहादुर जी सिखों के 9वें गुरु थे। उन्होंने धर्म और मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी और इस कारण उन्हें हिंद दी चादर के नाम से जाना जाता है। उन्होंने औरंगजेब के शासनकाल के दौरान गैर मुस्लिमों के इस्लाम में बलपूर्वक धर्मांतरण का विरोध किया था। इस वजह से 1675 ईस्वी में उनकी औरंगजेब के आदेश पर सार्वजनिक रूप से हत्या कर दी गई थी। अपने जीवन काल में उन्होंने स्थानीय लोगों के लिए सामुदायिक पाकशालाएं बनवाई थीं, सामुदायिक रसोई बनवाई थी और पंजाब में आनंदपुर साहिब शहर की स्थापना की थी। ट्राइब्स इंडिया। ट्राइब्स इंडिया भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ यानी ट्राइफेड द्वारा जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत संचालित एक दुकान है। ये कला और शिल्प वस्तुओं सहित जनजातीय उत्पादों के विपणन विकास में संलग्न है। इस पहल का उद्देश्य संपूर्ण देश से विभिन्न हस्तकला, हथकरघा और प्राकृतिक खाद्य उत्पादों को एक मंच पर उपलब्ध करवाने के लिए 5 लाख जनजातीय उत्पादकों को शामिल करना है। कच्चल द्वीप। कच्चल द्वीप बंगाल की खाड़ी में निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप है, जिसे पहले तिहन्यू के नाम से जाना जाता था। ये निकोबारी जनजाति और प्रवासी तमिल लोगों द्वारा अधिवासित है और यहाँ बोली जाने वाली भाषाओं में निकोबारी, हिंदी, तमिल और तेलुगु शामिल है। इस क्षेत्र में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण पक्षी इंडियन व्हाइट आई, रेड विस्कर्ड बुलबुल आदि हैं। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने कच्चल द्वीप पर सुरक्षित जल क्षेत्र की ओर बढ़ते खराब ईंधन टैंकर को रोककर हादसे को टाल दिया है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।